बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में न्यूयॉर्क मीटिंग, 2 रियासती हल की ताईद। मजीद 6 मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का किया ऐलान। इसराइल ने न्यूयॉर्क मीटिंग को सर्कस करार दिया, कहा दहशतगर्दी को इनाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल का इम्कान खारिज कर दिया। अमरीका ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को अलामती करार दिया, कहा संजीदा डिप्लोमेसी की जरूरत है। मगरबी किनारे पर कब्जे के खिलाफ सऊदी अरब, बरतानिया और कई मुल्कों ने इसराइल को किया खबरदार। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 29 फलस्तीनी जाम बहक। लीबिया से मदद के साथ उमर मुख्तार जहाज रवाना। रशिया की सरहदों के करीब जंगी मशक़ें, बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स ने जहाज रवाना किए। केपी सूबे में अफगान सरहद के करीब धमाका, 30 हलाक। मकामी लोगों ने पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार ठहराया। GST की नई शरहों पर अमल शुरू, मोदी ने बचत उत्सव करार दिया। शहरियों को लिखा खुला खत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब यूनाइटेड नेशंस में 2 रियासती हल के बारे में आलमी लीडर्स की एक मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। इस मौके पर कई मुल्क फलस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। यह समिट UN जनरल असम्बली शुरू होने से पहले हो रही है। इसराइल और अमेरिका ने इस समिट का बॉयकॉट किया। इस दौरान इसराइल के सफीर डैनी डैनन ने इस प्रोग्राम को एक सर्कस करार दिया और कहा कि इससे कुछ मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि ये दहशतगर्दी को इनाम देने के बराबर है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जेन नोवेल ने कहा कि हम गाजा जंगबंदी, होस्टेजेस की रिहाई, गाजा में इंसानी मदद पहुंचाने के लिए एक रोड मैप तय कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीज फायर और होस्टेजेस की रिहाई के बाद अगले कदम पर गौर किया जाएगा। फ्रांस को उम्मीद है कि कई मुल्क उसके नक्श कदम पर चलते हुए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। फ्रांस ने भी जनरल असम्बली के दौरान फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस तरह के ऐलानात से इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है, जिसने हाल ही में गाजा सिटी में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया है। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की मजम्मत की जा रही है। इसके अलावा पिछले 2 साल से गाजा में इसराइल की बर्बरियत की वजह से इसराइल दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है और उसके इत्तेहादी भी उससे दूर होते जा रहे हैं। इसराइल की बर्बरियत में 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस के मौके पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया और कहा कि फ्रांस का यह कदम जरूरी है। मैक्रों ने कहा कि इस फैसले के नतीजे में एक सियासी अमल शुरू होगा और अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सकेगा। बरतानिया की तरफ फ्रांस का भी आलमी सियासत में कुछ वजन है। आलमी जंगों के बाद उस वक्त फ्रांस और बरतानिया दुनिया की बड़ी ताकतें थे और उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत बनाने में अहम रोल अदा किया है। ये दोनों मुल्क UN सिक्योरिटी काउंसिल के बानी रुकन हैं, वो G7 के भी रुकन हैं। G7 के बाज़ मुल्क फ्रांस का साथ नहीं दे रहे हैं, जिनमें अमरीका, जर्मनी और इटली शामिल है।
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ایک دن پہلے بعض یورپی ملکوں کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان پر کہا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے بھی کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان صرف اندھیرے کی طاقتوں کے حوصلے بڑھائیں گے۔ میکرون کے اعلان سے پہلے اتوار کی رات ایفل ٹاور پر فلسطین اور اسرائیل کے پرچم لہرائے گئے۔ اس دوران اٹلی میں فلسطین کی تائید میں زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ اٹلی کے کئی شہروں میں اس طرح کے مظاہرے ہوئے۔ حال ہی میں اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی حکومت نے کہا تھا کہ اس طرح کے مظاہروں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے امید ظاہر کی ہے کہ نیو یارک سمٹ سے دو ریاستی حل کی کوششوں کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ میٹنگ کے بعد امید ہے کہ نیو یارک ڈکلیریشن جاری کیا جائے گا جس میں اس مہینے میں منظور کی گئی قرارداد کو رسمی شکل دی جائے گی۔ 7 صفحات کے اس ڈکلیریشن میں مقررہ وقت میں فلسطین کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے پر زور دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حماس کی مذمت کی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور تمام ہوسٹیجز کو رہا کرے۔ قرارداد میں انسانی مدد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ فی الحال نیو یارک میں یہ کانفرنس چل رہی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سمٹ میں شرکت کی۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ فرانس کے صدر کے ساتھ اس سمٹ کے میزبان ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے صدر فرانس میکرون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فرانس میں یہود دشمنی کے جذبات یا اینٹی سیمیٹزم کو ہوا دے رہے ہیں۔ قطر نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے اعلان پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حال ہی میں دوحہ میں اسرائیل کے حملے کے بعد قطر مسلسل اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے اور اسے دنیا بھر میں تائید حاصل ہو رہی ہے۔ قطر میں اسرائیل کے حملے کے بعد خطے کی سیاست میں بہت کچھ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اہم فوجی سمجھوتا ہوا ہے۔ غازہ میں پیر کو اسرائیل کی بربریت میں کم سے کم 29 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان میں 25 شہادتیں غازہ سٹی میں ہوئیں۔ غازہ جنگ کے 717 دن پورے ہو گئے ہیں۔ غازہ میں بمباری تقریباً 2 سال سے روز کا معمول بن گئی ہے اور دنیا اب تک اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ پیر کی صبح سے کئی جگہ بمباری کی گئی۔ خان یونس کے مواسی کے علاوہ تل الہوا، نصیرہ، صبرا، اشرتی کیمپ، الزویدہ، شیخ رضوان اور دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے۔ لیبیا کا ایک جہاز عمر مختار انسانی مدد کے ساتھ غازہ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز سمود امدادی قافلے میں شامل ہوگا جو غازہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس قافلے میں مشہور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہے۔ عمر مختار جہاز اتوار کے دن روانہ ہوا جس میں میڈیکل سامان بھی ہے۔ جہاز پر 20 لوگ سوار ہیں، ان میں لیبیا کے ڈاکٹرز، دنیا بھر کے انسانی حقوق کارکن اور دوسرے شامل ہیں۔ اس جہاز پر ٹینٹس، دوائیں، کھانا، خاص طور پر بچوں کا کھانا اور دوسرا ضروری سامان ہے۔ لیبیا کے سابق وزیر اعظم عمر المحسی اور کئی ملکوں کے کارکن اس قافلے میں سوار ہیں۔ اس جہاز کے ترجمان نبیل السکنی نے بتایا کہ خراب موسم کی وجہ سے جہاز کی روانگی میں دیر ہوئی۔ اس سے پہلے ایسے ہی امدادی قافلے کو اسرائیل نے روکا تھا۔ سلسلے کو ویسٹ بینک میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں اور ان کی جائیدادوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ ربر کی گولیوں سے 2 فلسطینی زخمی ہوئے۔ الخلیل یا ہیبرون میں بھی کارروائی کی گئی۔ نابلس کے بلاتا ریفیوجی کیمپ میں بھی دھاوا کیا گیا۔ قلندیہ ریفیوجی کیمپ اور دوسرے مقامات پر آنسو گیس شیلز فائر کیے گئے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ ویٹ کوپر نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کے جواب میں وہ مغربی کنارے کے علاقوں پر قبضہ نہ کرے۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی اسرائیل کو ایسی ہی وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے خبردار کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کریں گے۔ کئی ملکوں نے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس منصوبے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ اگر اسرائیل ایسا کرتا ہے تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ یو اے ای نے بھی مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کے قدم کو ریڈ لائن قرار دیا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو علامتی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں علامتی قدم نہیں بلکہ سنجیدہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیحات بالکل صاف ہیں، جن میں ہوسٹیجز کی رہائی، اسرائیل کی سیکیورٹی، امن اور خوشحالی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مڈل ایسٹ بنے جو حماس سے پاک ہو۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ 150 سے زیادہ عالمی لیڈرز آنے والے کچھ دنوں میں یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اس مرتبہ بھی یو این جنرل اسمبلی کے اہم موضوعات میں غازہ جنگ اور یوکرین جنگ شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف کے حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان پر بھی بحث ہونے کی امید ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے نیو یارک کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ نیو یارک کانفرنس کے موقع پر فرانس کے علاوہ بیلجیم، لگزمبرگ، مالٹا، سان میرینو اور اینڈورا بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر
खैबर पख्तूनख्वा केपी में एक धमाका हुआ है जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। मकामी लोगों ने पाकिस्तानी एयरफोर्स पर उंगलियां उठाई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस हमले में चाइना के J-17 फाइटर जेट्स और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया है। बताया गया कि मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि इस हमले से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां, ख़ासतौर पर इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने इस कार्रवाई पर तनकीद की है। खबरों में कहा गया कि इस हमले में तहरीक इंसाफ की बम बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया गया। ये हमला अफगानिस्तान सरहद के करीब किया गया। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त की गई जब हाल ही में साउथ वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान के हमले में 12 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हुए थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने तीरा वादी में होने वाले इस हमले की तरदीद की है। धमाकों में 30 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है। मकामी लोगों ने बताया कि ये हवाई हमलों का नतीजा है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने इसके लिए दहशतगर्दों के हथियारों के डिपो को ज़िम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान में हालिया अरसे में दहशतगर्दों और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान झड़पों में तेज़ी आई है। रशिया की सरहदों के करीब नाटो ने जंगी मशक़ें की जिनमें बरतानिया ने भी हिस्सा लिया। बरतानिया ने इन मशक़ों के लिए अपने जहाज़ रवाना किए। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब रशिया ने नाटो के बाज़ रुकन मुल्कों की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की है, जिनमें पोलैंड भी शामिल है। बरतानिया ने हाल ही में रशिया की कार्रवाइयों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था और कहा था कि नाटो मुत्तहिद है। इन मशक़ों में फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क ने भी हिस्सा लिया। इन मुल्कों ने अपने जहाज़ तैनात किए हैं। हाल ही में रशिया के हमले के बाद पोलैंड में चौकसी है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के इस मिशन से नाटो के इरादों का इजहार होता है। जीएसटी की नई शरहों पर अमल शुरू हो गया। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों को एक खुला खत लिखते हुए इसे जीएसटी बचत उत्सव करार दिया है। मोदी ने जीएसटी की नई शरहों के बारे में कहा कि अब हर घर बचत कर सकेगा और इससे कारोबार में आसानी होगी। मोदी ने लिखा कि मुल्क नवरात्रि मना रहा है। मैं आपको और आपके ख़ानदानों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है कि ये त्यौहार आपके लिए खुशहाली लाए। 22 सितंबर से नए दौर की जीएसटी इस्लाहात या रिफॉर्म्स शुरू हो गई हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव है। इन इस्लाहात से बचतों को मजबूती हासिल होगी और समाज के हर तबके को फ़ायदा होगा, चाहे किसान हो, औरतें हो, नौजवान, गरीब, औसत तबका हो या कारोबारी लोग हो या MSMEs हों। मोदी ने कहा कि नए दौर की जीएसटी शरहों में 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब शामिल हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे दवाएं, साबुन, खाने पीने की चीज़ें, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इंश्योरेंस और कई दूसरे आइटम्स सस्ते होंगे। इनमें 375 आइटम्स शामिल हैं। इन आइटम्स में ऑटोमोबाइल्स भी शामिल हैं। कई कार कंपनियों ने कारों की कीमत घटाने का ऐलान किया है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की क़यादत में जीएसटी काउंसिल ने, जिसमें रियासतें भी शामिल होती हैं, 4 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया था। मोदी ने ये बात नोट की कि जीएसटी का सफ़र जो 2017 में शुरू हुआ था, शहरियों और कारोबारों को टैक्सों से निजात दिला रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक टैक्स से यकसानियत और राहत आई है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का मकसद हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दुकानदारों और कारोबारियों से कहा कि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचें। साबिक इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा पीर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में पेश हुए। उनसे एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ की गई। 39 साल उथप्पा दिन के 11 बजे एजेंसी के दफ्तर पहुंचे और कई घंटे रहे। उनसे पूछताछ की गई और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। मरकजी एजेंसी ने इससे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, के अलावा टीएमसी रुकने पार्लियामेंट मिमी चक्रवर्ती, बंगाली अदाकार अंकुश मित्रा से भी पूछताछ की। साबिक क्रिकेटर युवराज सिंह, अदाकार सोनू सूद को भी मंगल और चारशंबे को ईडी ने तलब किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फ्रांस और सऊदी अरब की मेजबानी में न्यूयॉर्क मीटिंग, 2 रियासती हल की ताईद। मजीद 6 मुल्कों ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का किया ऐलान। इसराइल ने न्यूयॉर्क मीटिंग को सर्कस करार दिया। कहा दहशतगर्दी को इनाम दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने 2 रियासती हल का इम्कान खारिज कर दिया। अमरीका ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को अलामती करार दिया। कहा संजीदा डिप्लोमेसी की जरूरत है।
مغربی کنارے پر قبضے کے خلاف سعودی عرب، برطانیہ اور کئی ملکوں نے اسرائیل کو کیا خبردار۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملے، 29 فلسطینی جاں بحق، لیبیا سے مدد کے ساتھ عمر مختار جہاز روانہ۔ رشیا کی سرحدوں کے قریب جنگی مشقیں، برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے جہاز روانہ کیے۔ کے پی صوبے میں افغان سرحد کے قریب دھماکہ، 30 ہلاک، مقامی لوگوں نے پاکستانی فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں پر عمل شروع، مودی نے بچت اتسو قرار دیا، شہریوں کو لکھا کھلا خط۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔